प्रियरंजन, यू आर वाचिंग मी एट फोटोन फिजिक्स फॉर ऑल। चूंकि ये चैनल 11th और 12th वालों के लिए है, 9th-10th वालों के लिए तो है नहीं। लॉकडाउन का समय है और मेरे पास वक्त काफी है, सो मैंने सोचा कि क्यों ना 9th-10th वाले स्टैंडर्ड के जो भी बच्चे हैं उनके लिए भी स्पेशल फिजिक्स। बिकॉज इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके देखोगे, इस चैनल के अबाउट में जाके देखोगे तो वहां आपको पता चलेगा इट इज अ स्कूल ऑफ फिजिक्स। और स्कूल एक ऐसा चीज होता है जहां एबीसी मतलब शुरू बेसिक से आपको पढ़ाया जाता है। सो इट डजेंट मैटर द स्टैंडर्ड 9th है या 10th है, चूंकि 9th और 10th से बिलो नहीं जा रहे हैं कि स्टैंडर्ड फिजिक्स यहीं से स्टार्ट होता है 9th और 10th से। सो 9th और 10th के वीडियोज आएंगे इस पे, और जो सीनियर स्टूडेंट है उनके भाई है, बहन है, जिन्हें कोई टॉपिक समझने में प्रॉब्लम हो रहा है वो आके, या फिर अच्छे। और हम लोग जो वीडियो करेंगे सिर्फ ऐसा नहीं कि बुकिश नहीं, और ऐसा बुकिश नहीं कि हाँ हमारा कंपटीशन कवर नहीं हो, कंपटीशन भी कवर होगा। जैसे ओलंपियाड हुआ, बहुत सारे 9th-10th लेवल का जो भी होता है, KYPP जो भी होता है, सब कंपटीशन का क्वेश्चन हम लोग करेंगे और स्टैंडर्ड बुक्स के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें TMH होगा, फिर HCB का 9th का जो आता है 9th और 10th का HCB, वो सारा चीज कवर करेंगे। सो इस वीडियो में मैं यही बताया आपको कि ये चैनल 9th-10th का वीडियो भी स्टार्ट कर रहा है, और नो डाउट वीडियो बेस्ट होगा, जाके देखें। कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ, रही बात मीडियम का, तो मैं प्योर इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा रहा है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो नाम के इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा जिनका इंग्लिश वीक होता है, समझ पाते हैं कुछ समझ पाते हैं, सो उनके लिए। और इंग्लिश मीडियम वाले हैं जो अच्छे स्कूल से, उनको क्या इंग्लिश क्या हिंदी, उनको तो दोनों समझ में आएगा। हिंदी इन द सेंस ऑफ लैंग्वेज ऑफ स्पीकिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मैटर विल बी इन इंग्लिश, बट हिंदी में क्या होगा आपका मैटर ऑफ इंटरेक्शन, जो भी होगा वो हिंदी में होगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और इंट्रोडक्टरी वीडियो है, साथ ही साथ आपके 9th का सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, और जो सिलेबस है वो है मोशन। सो मोशन क्या होता है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे ही वर्ड आया मोशन, सबने डेफिनेशन देना स्टार्ट किया। सब 90% बच्चों को पहले से पता होगा इस मोशन का डेफिनेशन। सर, एनी ऑब्जेक्ट चेंज देयर पोजीशन कंटिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज कॉल्ड इन मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपने टाइम के साथ अपने पोजीशन में वेरिएशन लाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन में बोलते हैं। हमने कहा ठीक है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन, लेकिन हम कुछ पॉइंट छोड़ देते हैं इस डेफिनेशन में। कैसे छोड़ते हैं हम लोग समझेंगे। अगर मैं कहूं कि एक ट्रेन में जा रहे हो, और ट्रेन की एक बोगी में तुम बैठे हो, है ना, और तुम बगल वाले सीट पे भी कोई आदमी बैठा हुआ है। जब A B को देखेगा तो क्या B चल रहा होगा? नहीं। क्या B A को देखेगा तो क्या A चल रहा होगा? नहीं। सो वे एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, लेकिन इन्हीं दोनों को जब कोई C आदमी बाहर से देखेगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट, ग्राउंड पे रहेगा और देखेगा, तो कहेगा नहीं A भी भाग रहा है, B भी भाग रहा है। अगर सपोज करो तुम्हारा ट्रेन 54 kmph के स्पीड से जा रहा है, सो कहोगे A कहेगा C कि A भी जा रहा है, B भी जा रहा है। मतलब तुमने कहा कि अच्छा, नजरिया बदला तो सर नजारे बदल गए। मीन्स व्हाट, कि अगर रेफरेंस बदला, जैसे ही रेफरेंस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिया, जैसे ही देखने वाला ग्राउंड पर आ गया, ये दोनों चलने लगे। लेकिन जैसे ही उसको उठा के मैं बैठा दूं ट्रेन में फिर से वहीं सी को, क्या चलेंगे? नहीं। सो मोशन को जब भी हम लोग डिफाइन करेंगे, एक चीज हम लोग जो भूलते हैं वो होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वर्ड है, हायर स्टडी में आता है, इवन ग्रेजुएशन पार्ट 1 में स्टार्ट होता है, और थोड़ा बहुत आपको 11th में पढ़ना है। थोड़ा बहुत फ्रेम ऑफ रेफरेंस बस होता है क्या है, लेकिन मैं बता दूं फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ नहीं होता है, कॉम्बिनेशन होता है तीन चीजों का। एक तो कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई, और ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट
मान लो जेड, तो इस सिस्टम इसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स वाई जेड को। सो एक्स वाई जेड एक एलिमेंट हुआ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में 3 एलिमेंट होते हैं, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा क्लॉक। क्लॉक कहने का मतलब कि टाइम। अब टाइम को तो हम देख नहीं सकते ना, फिजिकल मेजर कर सकते हैं, लेकिन टाइम को तो देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। सो टाइम को रिप्रेजेंट करने वाला होता है क्लॉक, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं क्लॉक। ठीक, आवाज। और तीसरा ऑब्जर्वर, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑब्जर्वर मतलब देखने वाला, जो ऑब्जर्व कर रहा है, कोई भी फिनोमेना हो रहा है, सो उसको कौन ऑब्जर्व कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं, जो ऑब्जर्व करता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्वर। सो 3 चीजों, 3 एलिमेंट का जो कॉम्बिनेशन होता है, कंबाइंडली इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं बोलते हो मोशन के डेफिनेशन में, तो आपका डेफिनेशन प्योर ऑथेंटिक नहीं माना जाएगा। सही है, आपके लेवल पे सही है, लेकिन थोड़ा सा आप सही तरीके से बोलो, प्योर बोलो कि हाँ कभी गलत ना हो, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमेशा देना पड़ता है। मैं फिर से बताऊं कि तुम सोच रहे हो, अगर तुम अपने बेड पे बैठे हो या टेबल चेयर पे बैठे हो, तो तुम सोच रहे हो मैं रेस्ट में हूं, लेकिन अगर कोई आदमी तुम्हें ग्राउंड से देख रहा है तो कह रहा है रेस्ट में, अगर वही आदमी तुम्हें टेलीस्कोप लगा के कहीं स्पेस से देखे, कहीं दूसरे प्लेनेट से देखे, तो उस आदमी के लिए तुम रेस्ट में नहीं होगे, तुम मूव कर रहे हो। क्या कर रहे होगे? मूव। मतलब उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदला, तो जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में था वो मोशन में आ गया, जो मोशन में था हो सकता है मोशन में रहे, हो सकता है रेस्ट में। तुमने कहा कि सर दूसरा पॉइंट समझ में नहीं है, आपने कहा जो मोशन में हो सकता है मोशन में रेस्ट में है। मैंने कहा देख, अगर मान लो, अभी कुछ राइट डाउन नहीं करना है, अगर मान लो मैं बात करूं कि तुम्हारा फ्रेंड है, ठीक, और वो किसी व्हीकल पे जा रहा है और व्हीकल 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, ठीक, तुम भी उसी व्हीकल के पैरेलल अपना एक व्हीकल लाओ और वो भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, तो जब तुम देखोगे तो लगेगा तुम्हारे लिए कि नहीं, हमारा दोस्त हमारे पैरेलल चल रहा है। अगर तुम अपने आसपास के ऑब्जेक्ट को ना देखो, सिर्फ और सिर्फ उसके व्हीकल या तुम अपने दोस्त के देखो, तो तुम्हें नजर आएगा कि तुम्हारे रिस्पेक्ट में तुम्हारा दोस्त रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहा है। जब तक रिलेटिव टर्म नहीं आता है, मोशन समझ में नहीं आता है। सो मोशन को डिफाइन करने के लिए जब भी मोशन डिफाइन करें, टाइम वेरिएशन तो होना ही चाहिए, डिस्प्लेसमेंट मतलब पोजीशन में चेंज होना ही चाहिए, और तीसरा हम लोग एक ऑब्जर्वर न करके हम लोग बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिगार्डिंग बोलेंगे, जैसे ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलेगा, मोशन करता हुआ ऑब्जेक्ट हो सकता है रेस्ट में आए, हो सकता है मोशन में आए। रेस्ट में जो ऑब्जेक्ट है हो सकता है मूव कर जाए, हो सकता है वो रेस्ट में ही रहे, वो डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। और आपके स्टैंडर्ड में जो हमारा ग्राउंड फ्रेम होता है उसको हम लोग रेस्ट में मानते हैं। एक्चुअली रेस्ट में नहीं है, ग्राउंड कहने का मतलब अर्थ रेस्ट में नहीं है, मूव कर रहा है। बट आपको आपके स्टैंडर्ड में जब तक आप स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ना पढ़ें, जब तक आप पार्टिकल फिजिक्स ना पढ़ें, जब तक आप क्वांटम फिजिक्स ना पढ़ें, जब तक आप कॉस्मोलॉजी ना पढ़ें, जब तक आप एस्ट्रोफिजिक्स ना पढ़ें, तब तक। ये खतरनाक सा नाम है। इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट को ऐसे पूछ लेना, भैया जो भी होगा सीनियर जो भी होगा पूछ लेना, भैया मजा आता है क्वांटम फिजिक्स पढ़ने में, तो कहेगा हाँ बाप रे मत पूछो कौन सा टॉपिक है, क्वांटम फिजिक्स है ना, इट्स कॉल्ड फादर ऑफ ऑल फिजिक्स, आई मीन ब्रांच। सो चलो ठीक है, इस पर डिस्कस ना करते हैं। सो हमने कहा कि आपके लिए यही माना जाता है ग्राउंड को रेस्ट में, इसलिए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो कुछ भी कहा जाए उसको रेस्ट में मानना है, मतलब ग्राउंड फ्रेम को रेस्ट में मानना है। समझ में आए? जब भी मोशन डिफाइन करेंगे तो किसके रेस्पेक्ट में क्या रेफरेंस देंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो फटाफट अब मोशन समझ में आ गया तो मोशन का डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं, फिर टाइप्स ऑफ मोशन देखेंगे और फिर हम आगे बातें करेंगे। ओके, तो मोशन का डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन बोर्ड पर दे रखा है। एन ऑब्जेक्ट सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यही वर्ड आपको ऐड करना था, बाद बाकी आप तो पहले से जानते ही थे। ठीक है, हमने मोशन का डेफिनेशन देखा। वीडियो पॉज करके आप राइट डाउन कर सकते हो या स्क्रीनशॉट लेके आप राइट डाउन कर सकते हो। सो हम लोग बात कर रहे हैं मोशन के टाइप पे, और क्या क्या टाइप है,
किसके ग्राउंड पे मोशन को बांटा गया वो सारा हम लोग देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के बेसिस पे, मैग्नीट्यूड क्या मतलब, मैग्नीट्यूड का सेंस क्या है यहां देखने में। कहता है कि अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे, मैग्नीट्यूड क्या रहे, कांस्टेंट, तब उसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन। जब हमारा क्या कांस्टेंट रहे, स्पीड का मैग्नीट्यूड या फिर कह लो मोशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे, तब उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म। और जब मैग्नीट्यूड नॉट कांस्टेंट मतलब वेरिएबल रहे, कांस्टेंट ना होके क्या रहे, वेरी करे, तब उसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, नेक्स्ट हमने किसके के बेसिस पे, मैग्नीट्यूड के बेसिस पे। ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, पाथ के बेसिस पे हम लोग मोशन को 3 टाइप में बांटते हैं। एक्चुअली हम लोग 2 ही कर सकते हैं, कर्विलिनियर पाथ का ही स्पेशल होता है सर्कुलर मोशन। कौन कौन सा मोशन है देखेंगे। एक कहलाता है रेक्टिलिनियर मोशन, अच्छा इसका सिंपल सा नाम है स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोलते हैं इसको, अच्छी बात है। और दूसरा जिसको हम लोग बोलेंगे कर्विलिनियर मोशन, और कर्विलिनियर मोशन का ही पार्ट होता है सर्कुलर मोशन। लेकिन यहाँ पे कुछ सर्कुलर मोशन स्पेशल होता है, इसलिए हम लोग अलग कैटेगराइज भी कर देते हैं कि सर्कुलर पाथ पे जो मोशन होता है उसको हम लोग सर्कुलर मोशन बोलते हैं, तो स्पेशल इसका नाम दे देते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन। मैं इधर लाऊं, इधर शायद कैमरा में ना दिखे, इसलिए तीसरा पॉइंट है सर्कुलर मोशन। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड, और एक खतरनाक सा है जो किसी भी बेसिस पे नहीं है, उसको बोलते हैं रैंडम मोशन, रैंडम मोशन। और एक क्या है, एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ते जाएंगे। कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर समय के साथ कांस्टेंट हो, समय जितना, मान लो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 10 सेकंड में 10 मीटर ट्रेवल करता है, 0 to 10 सेकंड में, 0 to 10 सेकंड में 10 मीटर ट्रेवल करता है। अगर मैं कहूँ कि 50 से 60 सेकंड में भी, 50 to 60 सेकंड में भी वो 10 मीटर ही ट्रेवल करता है, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल, यहाँ 10 सेकंड था, यहाँ भी 10 सेकंड है, टाइम इंटरवल इक्वल में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करे तब उसको हम लोग बोलेंगे कि यूनिफॉर्म है। अगर अनइक्वल करे तो नॉन यूनिफॉर्म है। दैट्स ऑल, मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे तो यूनिफॉर्म, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट ना रहे तो नॉन यूनिफॉर्म। ओके, अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, पाथ के बेसिस पे। अब पाथ के बेसिस पे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करे, अब मैं पूछूं कि एक टोटल जर्नी में क्या ये स्ट्रेट लाइन है या नहीं है, या कर्व बन गया है, तो तुम कहोगे सर मुड़ तो गया है, कर्व का तो पता नहीं, आइडिया नहीं, लेकिन मुड़ गया है। मैंने कहा कि देखो मुड़ भले ही मुड़ा है लेकिन एक कर्व नहीं बना है। A to B स्ट्रेट लाइन है, B to C भी स्ट्रेट लाइन है, C to D भी स्ट्रेट लाइन है, D to E भी स्ट्रेट लाइन है, E to F भी स्ट्रेट लाइन है। तो इस पाथ पे मूव करने वाला हर एक ऑब्जेक्ट का मोशन रेक्टिलिनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। ओके, स्ट्रेट पाथ पे जो मोशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन। चलो अब आगे बातें करें हम लोग कर्विलिनियर। जैसे हम लोग, मैं बोलूं कि हम लोग माउंटेनियर इलाके में जाते हैं और वहां पे जो व्हीकल ऐसे 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 चलता है, तो पाथ हमारा स्ट्रेट नहीं होता है, हमारा पाथ कर्व नुमा होता है, कर्विलिनियर होता है। तो कर्विलिनियर पाथ पे जो मोशन होता है उसको कर्विलिनियर मोशन कहते हैं। और तीसरा सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन तो सबको पता होगा,
सर्कुलर पाथ पे जो मोशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। जैसे अर्थ के अराउंड मून परफेक्ट सर्कुलर नहीं, इलिप्टिकल पाथ है हमारे सोलर सिस्टम में, लेकिन अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल लूं तो आपका फैन का जो टिप है वो सर्कुलर मोशन करता है। कोई भी राउंड करते हुए ऑब्जेक्ट का टिप कौन सा मोशन करता है, सर्कुलर मोशन करता है। ओके, आपने समझा सर्कुलर मोशन से, उसके बाद कर्विलिनियर, रेक्टिलिनियर और रैंडम। एक खतरनाक सा मोशन है, मैंने कहा कि कभी बी को देखा है ना, ये फ्लाई को, बी या फ्लाई का मोशन जो होता है कांस्टेंट नहीं होता है, रैंडम होता है, पता नहीं चलते चलते कब मुड़ जाए, फिर कब लेफ्ट कब राइट कब अप कब डाउन, कोई फिक्स ना डायरेक्शन ना कुछ नहीं फिक्स होता है। इस तरह के मोशन को हम लोग बोलते हैं रैंडम मोशन। सो आपने इस वीडियो में देखा व्हाट इज मोशन, डेफिनेशन ऑफ मोशन, माई चैनल का इंट्रोडक्टरी, और मैंने 9th क्यों शुरू किया है, क्योंकि इट इज ए स्कूल ऑफ फिजिक्स, डजंट मैटर व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन, आई मीन्स तुम्हारे क्लास का स्टैंडर्ड। सो अगर वीडियो अच्छा लगे सो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इससे बेनिफिट्स ले पाए, और अप्रिसिएशन मिला सो नेक्स्ट वीडियो भी डालेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।